Hello students, welcome back to classes of criminal law. Online students, I hope you all are doing good. Yeah. Everything looks good at my end. So let us start with today's class. Students, today we are going to start with sexual offenses. Okay. This is a very important topic to say the least. This is important for your prelims, for mains, and definitely for interview. So you can always expect a question or two uh, to see how gender sensitive you are, and you should definitely know this topic in depth. I always say that even if you are not a law student, as a citizen of India, you should know this topic. And according to me, this is the lengthiest topic in entire IPC. It has too many dimensions to cover. There are various offenses, various under this category. A lot of changes have been brought about by Bharatiya Nyaya Sanhita. We have to keep that in mind. Then there are various allied provisions of CRPC and evidence which we have to study. A lot of case laws. इसमें केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है 16 है इसमें केसेस इसमें अमेंडमेंट्स हैं जो निर्भया केस एंड कटवा रेप केस के बाद ट्रिगर हुई थी इसमें अलाइड लॉज हैं पॉक्सो पॉश इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन्स एक्ट मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक है एंड आई टीच इन सच ग्रेट डेप्थ कि मेरे को सिर्फ यहाँ टाइमिंग का इशू आता है क्योंकि क्लासेस बहुत सारी मैं लगाना नहीं चाहती सो आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट इवन अ सिंगल थिंग इन दिस टॉपिक आई विल बी गिविंग यू डिटेल नोट्स आई डोंट थिंक इसमें इस टॉपिक पे मुझसे अच्छे नोट्स आपको कोई भी दे सकता है रियली वर्कड हार्ड ऑन दिस टॉपिक ओवर years so I'll be giving you notes on this and there's a lot to be explained okay तो हम सब सारे dimensions cover करेंगे and there is a system which I have developed through which I teach so each and everything will be covered but it's a little time taking so in all it might take around 6 classes to cover of course without the allied laws so and of course we are going to study the angle of homosexuality also जो पहले सेक्शन 377 आईपीसी होता था और बीएनएस में भी उसको रीइंट्रोड्यूस बीएनएस 2 में उसको रीइंट्रोड्यूस किया गया है वो सब कुछ पढ़ेंगे तो इसमें काफी चीजें हैं हैव यू हर्ड ऑफ अ थिंग कॉल्ड मैरिटल रेप वो उस पर एक डिस्कशन रिक्वायर्ड होगी क्योंकि मैरिटल रेप इज ऑलवेज इन न्यूज मैरिटल रेप को लेके बीएनएस में क्या रहा तो ये काफी अच्छा टॉपिक है काफी डिस्कशन वर्दी टॉपिक है तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंड इट विल टेक 6 classes I believe 6 or 7 classes to complete of course without laws I'm not touching upon any posh box or anything in that ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड so your main job is to listen to me. There is nothing that you need to write down as such. आप थोड़ा बहुत बेयर एक्ट में लिख सकते हो पर अभी बेयर एक्ट की रीडिंग बाद में आएगी तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने के लिए मैं आपको ऐसे इनिशिएट कराऊंगी कि इंडिया में जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनको मैं पहले ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में रख रही हूँ इंसल्टिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन outraging modesty of a woman and rape. So there are 3 categories of sexual offenses insulting modesty, outraging modesty and rape. जो अभी के लिए मैं बोल रही हूँ सबसे माइनर सेक्सुअल ऑफेंस है वो इंसल्टिंग मॉडेस्टी है अभी डिटेल में समझाऊंगी उससे थोड़ा बड़ा आउटरेजिंग मॉडेस्टी है एंड ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा सेक्सुअल ऑफेंस है वो रेप है बॉडी के अगेंस्ट सबसे बड़ा सेक्सुअल क्राइम मर्डर होता है offenses against state में the biggest crime is waging war or terrorism
प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा ऑफेंस डेकोइटी होता है। इसी तरह द हाईएस्ट सेक्सुअल ऑफेंस इज रेप। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे छोटे से शुरुआत करेंगे एंड ग्रेजुअली वील मूव टू द हाईएस्ट सेक्सुअल ऑफेंस व्हिच इज द टॉपिक ऑफ रेप। So let's start with the smallest one or the starting point, which is insulting modesty of a woman. तो मॉडेस्टी का यहाँ पे मतलब है द सेक्सुअल डिग्निटी और सेक्सुअल ऑनर ऑफ अ वुमन। सेक्सुअल डिग्निटी, सेक्सुअल ऑनर, सेक्सुअल सैंक्टिटी, कुछ भी कह लो। इंसल्टिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन मतलब आप किसी वुमन की मॉडेस्टी को इंसल्ट कर रहे हो, उसकी सेक्सुअल डिग्निटी या सेक्सुअल सैंक्टिटी से रिलेटेड आप उसको बेइज्जत महसूस करा रहे हो, आप उसको इंसल्टेड फील करा रहे हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखना, कोई टचिंग का मैटर नहीं है, बिना टच करे होगा जो भी कुछ होगा, देयर इज नो टचिंग हियर। तो आप मुझे बताओ, बिना टच करे आप किसी वुमेन की सेक्सुअलिटी या उसकी सेक्सुअल डिग्निटी को कैसे इंसल्ट कर सकते? हाँ, बाय स्टॉकिंग। स्टॉकिंग अपने आप में एक अलग ऑफेंस है। बाय क्वेश्चनिंग हर कैरेक्टर। लेट्स बी मोर specific, so maybe by passing vulgar comments, maybe comments about a character. किसी कोई लड़की जा रही है सड़क पे और उसकी बॉडी को लेके या उसके क्लोथ्स को लेके कुछ बहुत ही वल्गर बोला, तो इससे वो वुमेन सेक्सुअली इंसल्टेड फील करेगी। और बताओ मैम, abusing in a sexually derogatory way, yes, it can be by use of abusive words, उस तरह की कोई गाली देके जिसका कोई सेक्सुअल कॉनोटेशन। और बताओ बिना छुए आप एक वुमेन को कैसे इंसल्ट कर सकते हो सेक्सुअली? कैन इट बी बाय स्टेयरिंग एट हर? यस, इट कैन बी बाय लस्टफुली स्टेयरिंग एट हर। देखो, एक लुक देना किसी को एक बात होती है और उसको लस्टफुली देखना दूसरी बात होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी वुमेन के सेक्सुअल ऑर्गन्स पे, उसकी ब्रेस्ट पे वो बार बार कोई घूर के देख रहा है, इट कैन बी वेरी वेरी इंसल्टिंग टू अ वुमेन। और बताओ कैन इट बी बाय विस्लिंग ऑल्सो, सीटी बजा के, राइट? या इट कैन बी बाय मेकिंग साउंड्स, सेक्सुअल साउंड्स या गंदी ल्यूड आवाजें निकाल के, ये भी हो सकता है। और बताओ, और सोचो। कमेंट हो गया। और बताओ जिसमें आप बिना टच करे एक वुमेन को इंसल्टेड फील करा रहे हो सेक्सुअल। देखो, किसी वुमेन को फैट बोलना, किसी वुमेन को डार्क बोलना मे बी यहाँ पे फॉल नहीं करेगा। यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो उसकी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है, तो आप बोलो कि बॉडी शेमिंग विल नॉट फॉल हियर। और हाँ, उसके अगर सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में स्पेसिफिकली बोला जाए तो इट कैन बी इंसल्टिंग टू हर मॉडेस्टी। Can it be by making gestures also? Signs या lustful gestures या hand signs कुछ भी इस तरह से बना के. It can be by even showing objects. जैसे आपने देखा है, अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे फ्लैशिंग जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, जो मेन है वो अपना सेक्सुअल ऑर्गन फ्लैश कर देते हैं या दे अनजिप देमसेल्व्स एंड देन दे स्टार्ट डूइंग थिंग्स विद देयर सेक्सुअल ऑर्गन पीनिस। इट कैन बी वेरी वेरी इंसल्टिंग टू सेक्सुअल सैंक्टिटी ऑफ अ वुमन। बिना टच कराए खुद के ऊपर किए हुए किसी एक्शन से वुमेन को सेक्सुअली बहुत ही गंदा फील हो सकता है और वायलेटेड फील हो सकता है, राइट? तो नॉर्मल लैंग्वेज में आप इसको फ्लैशिंग बोलते हो, नॉर्मल लैंग्वेज में आप इसको कैट कॉलिंग बोलते हो, या नॉर्मल लैंग्वेज में जिसे आप और क्या बोलते हैं, लड़कियों को कमेंट पा ईव टीजिंग, ये सब जो आप बोलते हो, बस याद रखना यहाँ टच नहीं होगा। बिना टच करे, घूर के, आवाजें निकाल के या फिर कमेंट्स पास करके, साउंड्स निकाल के, ऑब्जेक्ट्स दिखा के, कोई अगर कोई एक लड़की ट्रेन में बैठी है और साथ में पैसेंजर पोर्नोग्राफी भी देखने लग जाए उसके सामने,
she can feel very, very insulted sexually, right? So it can be by even watching pornographic content. तो किसी भी तरीके से अगर आप वुमेन को उसकी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड इंसल्टेड फील करा रहे हो, देन दैट इज गोइंग टू बी इंसल्टिंग मॉडेस्टी, जिसको हम ईव टीजिंग, कैट कॉलिंग या फ्लैशिंग कुछ भी बोलते हैं। वो मैन बोले कि ये जो मैं कर रहा हूँ, जैसे अभी कुछ दिनों पहले था कि वुमेन उबर में जा रही थी और जो उबर ड्राइवर है ही स्टार्टेड मैस्टरबेटिंग इन फ्रंट ऑफ हर। वो बोले मैं जो कर रहा हूँ तुम्हें थोड़े कुछ टच कर रहा हूँ, वट एवर। इट कैन बी वेरी वेरी इंसल्टिंग टू सेक्सुअल डिग्निटी ऑफ अ वुमन, so this falls under insulting modesty, राइट? अभी डेप्थ में पढ़ेंगे सेक्शन वगैरह, अभी सेक्शन पे फोकस किया है कंटेंट समझाने पे है। पहले बताओ आपको इतना समझ आया? बॉलीवुड मूवीज जो इतनी पुरानी होती हैं तो इतना गंदा दिखाते हैं कि गुंडे के आदमी चौराहे पे जो लड़की जा रही है या हीरो की बहन को कुछ कुछ गंदी गंदी बातें बोलने लग जाते हैं। तो दैट इज अगेन गोइंग टू बी इंसल्टिंग मॉडेस्टी। बस याद रखना यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है इट हैज टू बी सेक्सुअल। जनरली किसी लड़की को कुछ बोलना कि तू किसी लायक नहीं है या तू जिंदगी में फेलियर है या तू विच है, वो बोलना यहाँ पे फॉल नहीं करेगा। एवरीथिंग हैज टू बी सेक्सुअल। कैन आई अज्यूम यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक मीनिंग ऑफ इंसल्टिंग मॉडेस्टी? सबको? बस यहाँ पे टच नहीं होगा, बिना टच करे होगा जो भी होगा, ठीक है? इसका एक एग्रावेटेड वर्जन है, इससे थोड़ा सा सीरियस वर्जन है, द नेक्स्ट ऑफेंस व्हिच इज outraging modesty of a woman. यहाँ पे अब किसी वुमेन की सेक्सुअल डिग्निटी या सेक्सुअल ऑनर को आउटरीच किया जा रहा है, मतलब फिजिकली वायलेट किया जा रहा है। Here the violation is physical. ओके किसी वुमेन की सेक्सुअलिटी को फिजिकली वायलेट कर रहे हैं, टच कर। यहां पे एंगल आ गया टचिंग का। बिना टच करे जो कमेंट्स पास हो रही है, जो उल्टी सीधी बातें बोली जा रही है, वन सेकेंड, अनिकेत मेरे को इस नंबर से 5 मिस कॉल्स आई हैं, प्लीज फोन आया तो उठाना और पूछना कौन है, ठीक है? आप ले जाओ। ठीक है, ठीक है। अब देख रहे हो, इट हैपेंस विद मी सो ऑफन। एक पर्सन कोई मुझे कॉल करता है तो 6-7 बार कॉल कर लेते हैं और मोस्टली दे आर ऑल वेरी वेरी यूजलेस कॉल्स फ्रॉम। तो हाँ, यहाँ पे आप किसी वुमेन की सेक्सुअल डिग्निटी या सेक्सुअल ऑनर को फिजिकली वायलेट करते हो, उसको टच करके। टच से पहले सब कुछ इंसल्टिंग मॉडेस्टी था, टच होते ही वो क्या बन जाता है? आउटरेजिंग मॉडेस्टी। आउटरेज कर रहे हो आप। अब देखो कहाँ टच किया गया है, किसने टच किया है, किसको टच किया है, ये सब बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर्स। समझो आप, अगर हम एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहते हैं, हम थोड़े कैजुअल हैं, अगर हम किसी पार्टी में जाए और हमारी फ्रेंड का फ्रेंड हमें हग भी कर दे तो मे बी हमारी मॉडेस्टी आउटरीच ना हो। हमारा क्लोज फ्रेंड हमें चीक्स पे किस भी कर दे तो मे बी हमारी मॉडेस्टी आउटरीच ना हो। बट एक रूरल सेटिंग में ऐसे किसी का हग करना कैन बी एक्सट्रीमली वायलेटिव ऑफ मॉडेस्टी। इसी तरह से कोई हमारा फ्रेंड है, वो हमें हग भी कर रहा है, यहाँ तक कि चीक्स पे किस भी कर दे, मे बी फाइन। बट एक स्ट्रेंजर हाथ भी पकड़ ले जबरदस्ती तो मॉडेस्टी आउटरीच हो सकती है। कंधे पे छू दे, मॉडेस्टी आउटरीच हो सकती है, राइट? तो इसका कोई फिक्स टेस्ट नहीं है, ये डिपेंड करता है सेटिंग, किस सेटिंग में किया जा रहा है, ये डिपेंड करता है ऑफेंडर कौन है, ये डिपेंड करता है कैसी रिलेशनशिप थी आपस में। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। हम एक बहुत ही कैजुअल सेटिंग में है, पार्टी कर रहे हैं अपने ऑफिस कलीग के साथ, वो हक भी कर दे, मे बी मॉडेस्टी आउटरीच ना हो। बट एक बोर्ड मीटिंग में आके वो ऐसे किसी फीमेल को हक कर दे, उस टाइम पे उसकी मॉडेस्टी आउटरीच हो सकती है बिकॉज द सेटिंग इज वेरी फॉर्मल।
राइट। बट कुछ एक्ट्स तो यूनिवर्सल हैं जो किसी भी फीमेल की मॉडेस्टी आउटरीच कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी फीमेल को उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स पे टच किया जाए, उसके ब्रेस्ट पे टच कर दिया जाए, उसके हिप्स पे टच कर दिया जाए, तो उसकी मॉडेस्टी आउटरीच होगी, राइट। आपको याद है कुछ साल पहले राखी सावंत ने अपनी बर्थडे पार्टी की थी और उसमें उसने मिक्का सिंह को इनवाइट किया था, और मिक्का सिंह इतना ड्रंक था उसने आके जबरदस्ती राखी सावंत को लिप्स पे किस कर दिया। तो राखी सावंत ने उसके ऊपर आउटरेजिंग मॉडेस्टी का केस किया था कि तुमने जो मुझे जबरदस्ती लिप्स पे किस कर दी, दैट इज आउटरेज्ड माय मॉडेस्टी। ऑफ कोर्स फोर्सिबल किस ऑन लिप्स कैन बी आउटरेजिंग मॉडेस्टी। इसी तरह से आपने देखा फिल्म एक्ट्रेसेस वगैरह जब जाती हैं मॉल्स में प्रमोट करने, तो लोग उनको छू देते हैं इनअप्रोप्रिएटली उनके ब्रेस्ट वगैरह पे, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो ग्रोपिंग। आपने कभी सुना है ये वर्ड? या जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोल देते हैं वुमेन वाज सेक्सुअली असॉल्टेड। ओके, सो ये होता है आउटरेजिंग मॉडेस्टी। इसमें एक बहुत ही फेमस केस है, केपीएस गिल वर्सेस रूपन दियोल बजाज। KPS Gill was a highly decorated officer, Punjab cadre. He was an IPS officer. He's credited for removing or from wiping out terrorism from Punjab. सारा खालिस्तान का आइडिया जो एकदम से बर्स्ट हुआ था, मतलब वैनिश हुआ था, उसका क्रेडिट केपीएस गिल को दिया जाता है। तो एक मीटिंग होती है, एक पार्टी होती है एक्चुअली आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स की। तो केपीएस गिल बहुत सीनियर होते हैं और रूपन दियोल बजाज एक आईएएस ऑफिसर होती हैं। तो वो बहुत ड्रंक होते हैं केपीएस गिल, और वो रूपन दियोल बजाज को बोलते हैं अब मेरी साथ वाली चेयर पे आके बैठो। तो वो बैठने लगती है तो वो अपनी तरफ चेयर खींच लेते हैं। तो रूपन दियोल बजाज बिकम्स अनकंफर्टेबल और वो रियलाइज करती है ही इज वेरी ड्रंक। तो वो उठ के जाने लगती है, और ऐसे में when she was walking away, KPS Gill slaps her on her butts. Okay? तो इसको बॉटम स्लैपिंग केस भी बोलते हैं। केपीएस गिल ने रूपन दियोल बजाज के हिप्स पे थप्पड़ मार दिया। Okay? She felt very insulted. She filed a case of outraging modesty against KPS Gill. Would he be liable? Would KPS Gill be liable? No woman would like to be touched on a posterior by any man. तो इस तरह से हिप्स पे टच करना कैन डेफिनेटली बी आउटरेजिंग मॉडेस्टी। केपीएस गिल को गवर्नर बनाने की बात थी, बट ही कुड नॉट बी मेड गवर्नर बिकॉज ही वाज कॉन्विक्टेड फॉर आउटरेजिंग मॉडेस्टी। तो कॉन्विक्शन हो गया था केपीएस गिल का, तो ही दैट कॉस्टेड हिम द चेयर ऑफ गवर्नर। ओके, दैट्स अ वेरी फेमस केस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक लड़की सो रही है, ओके, एंड जब वो सो रही थी किसी मैन ने उसको इनअप्रोप्रिएटली टच कर दिया था, या वो इतनी ड्रंक थी और किसी मैन ने उसको इनअप्रोप्रिएटली उसकी वजाइना पे या उसके ब्रेस्ट पे टच कर दिया था, उसको पता भी नहीं। बट जब वो उठी तो उसको किसी ने बताया या उसने सीसीटीवी फुटेज में देखा that this was something happened to me. Is that outraging modesty? Yes, but she was not conscious about it. Is it still outraging modesty? Yes. एक बात सुनना, ये एक हस्बैंड वाइफ है, उनकी एक बच्ची है 6 महीने की, सॉरी, ठीक है, और ये कहीं बाहर गए हुए हैं और नेबर आया और इनकी बच्ची के सेक्सुअल ऑर्गन्स में अपनी फिंगर्स इंसर्ट कर। 6 महीने की बच्ची है, उसे तो कुछ पता ही नहीं। जब पेरेंट्स घर आए तो उन्होंने देखा कि बच्ची इज ब्लीडिंग फ्रॉम हर वजाइना, और उन्हें सारी बात पता चली तो उन्होंने नेबर के ऊपर आउटरेजिंग मॉडेस्टी का केस किया। नेबर ने कहा कैसी मॉडेस्टी, 6 महीने की बच्ची की कैसी मॉडेस्टी, उसको तो कुछ पता ही नहीं। इज ही गिल्टी ऑफ आउटरेजिंग मॉडेस्टी?
अभी ये पहले का केस है, अब तो वो चीज अलग हो गई है, पहले का केस है ये। तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, कोई भी फीमेल, चाहे वो किसी भी एज की हो, चाहे वो न्यूबॉर्न भी हो, चाहे वो 90 ईयर ओल्ड लेडी हो, चाहे वो अस्लीप हो, चाहे वो अनकॉन्शियस हो, चाहे वो कोमा में हो, हर फीमेल के साथ अटैच्ड है उसकी मॉडेस्टी। एंड चाहे वो फीमेल कॉन्शियस हो उस चीज को लेके, ना कॉन्शियस हो, और अनफॉर्चुनेटली कभी कभी फीमेल्स रिएक्ट भी नहीं करती, even when they realize that somebody has touched them inappropriately, they don't react because they want to let go the matter, they feel ashamed about it. अगर मेट्रो में ऐसे किसी लड़की के साथ हुआ, there's a high chance she will not even talk about it, she'll let it slide, right? तो ये बहुत फेमस केस है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह, जिसमें दिस मैन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ आउटरेजिंग मॉडेस्टी। ये प्ली कि फीमेल ने रिएक्ट नहीं किया, या ये प्ली फीमेल को तो पता ही नहीं अपनी मॉडेस्टी के बारे में, वुड बी ऑफ नो अवेल। इनफैक्ट हर फीमेल के साथ उसकी मॉडेस्टी अटैच्ड है, चाहे वो किसी भी एज की हो, चाहे वो न्यूबॉर्न बेबी क्यों ना, चाहे वो एक बहुत ओल्ड इम्बेसाइल लेडी क्यों ना हो। एक अनसाउंड वुमन क्या रिएक्शन देगी? वो कोई रिएक्शन नहीं देगी, बट क्या उसकी मॉडेस्टी नहीं आउटरीच हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो आउटरेजिंग मॉडेस्टी में आप बेसिकली किसी को टच कर देते हो, या आप अभी आगे पढ़ोगे निर्भया केस के बाद, किसी फीमेल की वजाइना में फिंगर्स इंसर्ट करना इज टेक्निकली द ऑफेंस ऑफ रेप, बट ये 2013 में हुआ है, और ये मेजर सिंह केस उससे पहले का है, तब तक ये आउटरेजिंग मॉडेस्टी होता था, अभी बहुत डिटेल में पढ़ो। बट पहले बताओ, आप इंसल्टिंग मॉडेस्टी और आउटरेजिंग मॉडेस्टी में डिफरेंस समझे हो? पक्का? तो टच करते ही ऑफेंस क्या हो जाता है? आउटरेजिंग मॉडेस्टी। अगर मैं ये एंगल बनाऊं, ये टच का पॉइंट है, तो टच से पहले क्या है? इंसल्टिंग मॉडेस्टी, और टच होते ही क्या हो जाएगा? आउटरेजिंग मॉडेस्टी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की सड़क पे जा रही है, दो लड़के बहुत ही गंदी कमेंट्स पास करते हैं। लड़की बोलती है ये क्या मतलब है? अभी जो उन्होंने कमेंट्स पास करी हैं वो क्या है? इंसल्टिंग मॉडेस्टी, राइट? लड़के बोलते तेरी इतनी हिम्मत, हमें उल्टा जवाब देगी। दे नाउ कम एंड उसका दुपट्टा खींचते और उसको इनअप्रोप्रिएटली उसकी ब्रेस्ट पे टच कर देते। अब ये क्या बन गया? आउटरेजिंग मॉडेस्टी। तो कमेंट्स तक इट्स इंसल्टिंग मॉडेस्टी, और टच करते ही मैटर बन जाता है आउटरेजिंग मॉडेस्टी। अभी कुछ टाइम पहले, एक 5-7 दिन पहले ही, एक पॉलिटिशियन की साउथ इंडिया में बहुत वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो एक फीमेल वर्कर को उसके ऐसे गालों पे छू रहा है, समथिंग लाइक दैट, एंड देन नेक पे मे बी, ऐसे करके कुछ वीडियो वायरल हुई थी। तो इनफैक्ट किसी लड़की को गालों पे छूना बिना उसकी मर्जी के कैन ऑल्सो बी आउटरेजिंग मॉडेस्टी। कोई हमारे एल्डर है और वो हमें बच्चे की तरह हमें पैट कर रहे हैं, बहुत फर्क है। और ऐसे कोई गालों पे छू जाए भीड़ में या समथिंग, दैट कैन ऑल्सो बी आउटरेजिंग। जिस चीज से भी एक फीमेल को सेक्सुअली आउटरीच्ड फील, ये बहुत अलग अलग है। देखो, आप कैजुअल सेटिंग में रहते हो, आप हमेशा से दिल्ली में पले बड़े हो, आपको बिल्कुल कुछ गंदा नहीं फील होगा, आपको कोई हक भी कर देगा अगर आपका फ्रेंड का फ्रेंड। बट एक पर्सन जो उस बैकग्राउंड से नहीं आया है, उसको कोई एक सो कॉल्ड स्ट्रेंजर हक कर दे तो बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील हो सकता है, ठीक है? बट पहले बताओ, आपको ये दो ऑफेंसेस क्लियर है? अगर आपको ये दो ऑफेंसेस क्लियर है, तो हम अपने मेन ऑफेंस पे मूव कर सकते हैं, विच इज द टॉपिक ऑफ रेप। अभी आई एम टचिंग अपॉन ऑल ऑफेंसेस, आई एम गिविंग यू ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग, फिर हर किसी की डेफिनेशन पे जाके एक एक वर्ड समझना विल बी द सेकेंड पार्ट। बट क्योंकि आपको ये सब पता होगा क्या है ऑफेंसेस, तो वो वाला पार्ट आपके लिए बहुत ही ऑर्गेनिक होगा। तो ग्रोपिंग, या जिसको बोलते हैं सेक्सुअल असॉल्ट, या जिसको बोलते हैं क्या वर्ड लिखा था मैंने? ग्रोपिंग, असॉल्ट, एक और वर्ड होता है जो हम नॉर्मली बोलते हैं, द गर्ल वाज असॉल्टेड, द गर्ल वाज ग्रोप्ड। हैरेसमेंट तो अलग होता है, एक और वर्ड होता है जो नॉर्मल लैंग्वेज, मुझे याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बता दूंगी। बट हमारे लॉ में टर्म क्या है? इंसल्टिंग मॉडेस्टी एंड आउटरेजिंग मॉडेस्टी।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स पहले मुझे बताओ, आर यू क्लियर टिल हियर? इसी लड़की को ना बार बार, हाँ, मोलेस्ट, थैंक यू सो मच, मोलेस्टेशन, मोलेस्ट करना, ये तो बहुत ही कॉमनली यूज होता है। तो मोलेस्टेशन जो हम बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो आउटरेजिंग मॉडेस्टी। जो आपने बोला ना किसी लड़की को बार बार कॉल करना और उसको वल्गर ऑडियो सुनाना, जो बार बार कॉल होगा ना वो स्टॉकिंग में आ जाएगा, दैट विल फॉल अंडर स्टॉकिंग। मैं भी स्टॉकिंग पे आऊंगी तो मैं आपको पढ़ाती हूँ, बट या एवरीबडी इज गुड टिल हियर। नाउ लेट्स मूव टू द ऑफेंस ऑफ, देखो स्टूडेंट्स, पूरा रेप का टॉपिक ना मैं आपको पढ़ाऊंगी बिफोर 2013 and after 2013. Why 2013 becomes the landmark in teaching the topic of rape is because of Nirbhaya's case. 2012 में Nirbhaya was gang raped in moving bus by 6 men, and जितनी उसके साथ ब्रूटैलिटी हुई थी, इंटेस्टाइन्स डाल के उसके आयरन रॉड्स तक बाहर निकाली थी, इट शुक द एंटायर नेशन। इट वॉज अ वेरी वेरी बिग क्राइम ऑफ दैट टाइम। बहुत लोगों ने तो न्यू ईयर भी सेलिब्रेट नहीं किया था आउट ऑफ प्रोटेस्ट फॉर निर्भया, एंड अल्टीमेटली शी डाइड ऑल्सो, राइट? तो निर्भया केस से इतना ज्यादा पब्लिक रेज डेवलप हुआ था दैट पार्लियामेंट वाज फोर्स्ड टू चेंज द लॉ ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस। पूरा का पूरा वो लैंडमार्क बन चुका है बिफोर निर्भया एंड आफ्टर निर्भया। और आप एक्चुअली पढ़ोगे कि कितने ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस आए थे निर्भया केस से। ये कोई वाइट वॉश नहीं है, ये कोई माइनर चेंजेस नहीं है। पूरा का पूरा लॉ बदल गया निर्भया के बाद। किस तरह से अब आप स्टार्ट करोगे? तो निर्भया केस हुआ था दिसंबर 2012 में। इमिडिएटली गवर्नमेंट ने जस्टिस वर्मा, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज थे, जस्टिस वर्मा, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमिटी बनाई गई थी जिसका टास्क था पूरा का पूरा लॉ में सजेशंस इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट करना। उन्होंने पब्लिक के भी सजेशंस लिए थे और उस कमिटी की रिपोर्ट पे 2013 में रेप लॉ चेंज हुआ था। तो हमें पूरा देखना है कि निर्भया से पहले क्या लॉ था, ऐसा क्या था जो इतना डेफिशिएंट था सेक्सुअल ऑफेंसेस को डील करने के लिए, और इसके बाद क्या चेंजेस। तो आई बी टेलिंग यू एवरीथिंग इन डिटेल अगेन। पहले मैं आपको सब ओवरव्यू दे रही हूँ और सेक्शंस की एक एक वर्ड की इंटरप्रिटेशन विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ इट, ऑल्सो कीपिंग इन माइंड द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय बीएनएस भारतीय न्याय सेवा। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स, रेप से पहले, 2013 से पहले, rape meant only and only one thing, that was only when a man inserted his penis into the vagina of the female, that rape was said to take place. रेप का एक सिंगल टेस्ट था, just one act meant rape, that was reproductive penetration. जब एक मैन अपना पीनस फीमेल की वजाइना में इंसर्ट करता था, सिर्फ और सिर्फ तब कहा जाता था किसी फीमेल का रेप हुआ है। पेनिट्रेशन माइट बी स्लाइट, इट माइट बी डीप, फीमेल का हाइमेन रप्चर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट देयर हैड टू बी पेनिट्रेशन। अगर पेनिट्रेशन नहीं होता था तो रेप ही नहीं होता। सपोज एक मैन ने एक फीमेल को अनड्रेस करा, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को टच करा, अपना माउथ अप्लाई करा, उसके साथ ओरल एक्ट्स करे, बट उसने उसको पेनिट्रेट नहीं किया, तो रेप का चार्ज ही नहीं बनता। और आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ केसेस में ये सब कुछ करने का, क्योंकि पेनिट्रेट नहीं किया तो रेप तो हुआ ही नहीं, कि सब कुछ करने का चार्ज बनता था आउटरेजिंग मॉडेस्टी। एंड यू वोंट बिलीव, आउटरेजिंग मॉडेस्टी की सजा थी पहले, निर्भया से पहले, मैक्सिमम
2 years imprisonment or fine और both। मतलब जो उसने सब एक फीमेल के साथ किया, ड्रेस किया, ओरल एक्ट्स करे, एनल एक्ट्स करे, वो सब जो भी किया, मैक्सिमम आउटरेजिंग मॉडेस्टी, और उसकी भी, उसके लिए कोई सिर्फ फाइन देके भी छूट सकता था, और मैक्सिमम भी जेल जाएगा तो 2 साल के लिए जाएगा। दिस यूज्ड टू बी कंसिडर्ड वेरी वेरी ऑर्थोडॉक्स। जब भी विमेन रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस या कन्वेंशंस होती थी तो इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था फॉर हैविंग सच पुअर रेप लॉज, राइट? सो रेप मेंट ओनली वन थिंग, जब एक मैन रिप्रोडक्टिव पेनिट्रेशन करता था, मतलब अपना सेक्सुअल ऑर्गन फीमेल की वजाइना में इंसर्ट करता था, सिर्फ तभी रेप होता। अगर उसने अपना पीनस फीमेल के माउथ में इंसर्ट कर दिया, दैट इज नॉट रेप। अगर उसने अपना पीनस फीमेल की एनस में इंसर्ट कर दिया, दैट इज स्टिल नॉट रेप। रेप मेंट ओनली रिप्रोडक्टिव पेनिट्रेशन। डू यू थिंक दिस इज राइट? दिस इज हॉरेंडस, दिस इज सो अनबिलीवेबल। बाकी सारे सेक्सुअल एक्ट्स भी तो इक्वली ट्रॉमेटाइजिंग है फीमेल्स के लिए। देखो, रेप ना फिजिकल ऑफेंस से बहुत ज्यादा एक मेंटल ऑफेंस, एक साइकोलॉजिकल ऑफेंस है। बहुत फेमस लाइंस है, अ रेपिस्ट इज वर्स देन अ मर्डरर। While the murderer destroys the physical body of a female, rapist degrades the soul of a female. The physical injuries may heal, but the mental scars are always there. तो रेप का जो ट्रॉमा है, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, वो लाइफ लॉन्ग हो सकता है। वो एक फीमेल की वर्क लाइफ, उसकी मैरिडल लाइफ, अगर वो मैरिड नहीं है तो उसकी मैरिडल प्रोस्पेक्ट्स, सोसाइटी में जीना तक मुश्किल हो सकता है फीमेल का, राइट? तो अब निर्भया केस के बाद रेप की डेफिनेशन हैज बीन एक्सपेंडेड कंसिडरेबली। अब स्टूडेंट्स 4 चीजें रेप की कैटेगरी में फॉल करती, नॉट 1, 4। नंबर 1 तो यही है, अगर कोई मैन अपनी पीनस फीमेल की वजाइना में इंसर्ट करता है, वो तो रेप है ही। उसके अलावा अगर कोई मैन अपनी पीनस फीमेल की एनस, यूरिथ्रा या माउथ में भी इंसर्ट करता है, वो भी किस कैटेगरी में फॉल करेगा? रेप। अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट फीमेल की वजाइना, एनस या यूरिथ्रा में इंसर्ट करता है, दैट इज रेप। और अगर कोई मैन अपना माउथ अप्लाई करता है टू वजाइना, एनस और यूरिथ्रा ऑफ फीमेल, दैट इज ऑल्सो रेप। ध्यान से सुनो, किसी भी तरह का पेनाइल पेनिट्रेशन, नॉट ओनली वेजाइनल, बट अगर वो एनल या ओरल एक्ट्स भी हैं, वो भी रेप है। इसके अलावा अगर कोई और ऑब्जेक्ट भी फीमेल की वजाइना, एनस या यूरिथ्रा में इंसर्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट मींस एनीथिंग अदर देन पीनस, व्हाट इट कैन बी, क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट्स? हाँ, कैंडल, कैंडल बोला आपने? फिंगर, इट कैन बी अ फिंगर। अगर वो अपनी फिंगर्स भी इंसर्ट कर रहा है, वो कोई आयरन रॉड इंसर्ट कर रहा है, वो वुड का पीस इंसर्ट कर रहा है, वो कोई भी चीज इंसर्ट कर रहा है अपार्ट फ्रॉम हिज पीनस, फीमेल की वजाइना, एनस या यूरिथ्रा में, दैट इज ऑल्सो रेप। और अगर वो ओरल एक्ट्स भी कर रहा है, अगर वो अपना माउथ अप्लाई कर रहा है टू वजाइना, एनस और यूरिथ्रा, दैट इज ऑल्सो रेप। तो अब हर तरह की पेनाइल पेनिट्रेशन, हर तरह के ओरल और एनल एक्ट्स रेप की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये बहुत टाइम से रिकमेंडेशन थी, इनफैक्ट एक पीआईएल है साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, साक्षी एक एनजीओ थी जिसने रेकमेंड किया था कि ये एक्ट्स होने चाहिए रेप, और वो ही उसी रिकमेंडेशन को पार्लियामेंट ने अप्रूव करके रेप की डेफिनेशन में फॉल कर दिया। तो अगर आप देखो पहले कितनी नैरो डेफिनेशन थी और अब कितनी वाइड हो गई है डेफिनेशन, सही बात है। और जो नीचे वाले सेक्सुअल एक्ट्स हैं, इनका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कोई कम तो है नहीं। तो किसी भी तरह का अगर पेनाइल पेनिट्रेशन है, ओरल एक्ट्स है, एनल एक्ट्स है फीमेल के साथ, तो वो सब कुछ रेप की कैटेगरी में फॉल करे।
यहाँ पे बस एक चीज अभी भी मिसिंग है. कैन यू थिंक अबाउट इट? इस ये डेफिनेशन नियर परफेक्ट है, जस्ट वन एंगल इज मिसिंग. कैन यू थिंक? The breasts of the women have not been covered. Only the breast part and oral axis missing. If a man applies his mouth to vagina, anus or urethra लिखा है, it should have covered the breast part also. वो नहीं है, otherwise this is a near perfect definition. तो 2013 से जो सबसे मेजर चेंज आया था वो था रेप की डेफिनेशन एक्सपैंड हो गई. पहले बताओ आपको ये क्लियर है? पक्का? किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? सब पढ़ेंगे आगे जाके. दूसरा मेजर चेंज था, स्टूडेंट्स 2013 से पहले रेप में डेथ सेंटेंस के लिए कोई प्रोविजन नहीं था. जो मैक्सिमम सजा थी वो थी लाइफ इम्प्रिजमेंट. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब 14 साल नहीं होता. लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है इम्प्रिजमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ, विच मीन्स टिल लास्ट ब्रेथ. राइट? तो रेप में 2013 से पहले मैक्सिमम सजा लाइफ इम्प्रिजमेंट थी, बट डेथ पेनल्टी नहीं थी. डेथ पेनल्टी बहुत कम ऑफेंसेस के लिए थी, लाइक मर्डर, वेजिंग वॉर, किडनैपिंग फॉर रैंसम एटसेट्रा, बट रेप के लिए नहीं थी. डू यू थिंक रेप डिजर्व्स डेथ पेनल्टी? Absolutely yes. It is one of the most obnoxious crime. It's a crime of all human rights of a woman, right? So in 2013, death penalty was introduced in cases of rape. Not all cases of rape. रेप के कुछ केसेस में डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस हो गई है. वो कौन से मैं अभी आपको आगे डेप्थ में बताऊंगी. अभी आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू. तो सबसे पहले 2013 में रेप की डेफिनेशन एक्सपैंड हुई. A lot many more sexual acts were covered within the definition of rape. और सेकेंडली हमने सजा बढ़ाई, हमने डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस करी इन रेप केसेस, विच इज अ वेरी वेरी गुड. ये भी क्लियर है आपको? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ओके. 2013 से पहले आप सुनना, पहले आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनो मेरी, थर्ड पॉइंट बताने से पहले. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स, रेप में जो सेक्सुअल एक्ट्स होते हैं वो विद कंसेंट होते हैं या विदाउट कंसेंट? विदाउट कंसेंट. ऑब्वियसली लड़की की बिना मर्जी के होते हैं, राइट? लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली. इंडिया में अगर कोई गर्ल 18 साल से छोटी है और उसकी बिना मर्जी के उसके साथ सेक्सुअल एक्ट्स हो रहे हैं तो ऑब्वियसली रेप है ही, कोई कहने वाली बात ही नहीं, राइट? बट वेरी क्रूशियल, इंडिया में अगर कोई लड़की 18 साल से छोटी है और 100% उसकी मर्जी के साथ भी अगर उसके साथ सेक्सुअल एक्ट्स हो रहे हैं, दैट इज रेप. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इंडिया में अगर कोई 18 साल से छोटी लड़की है और उसकी बिना मर्जी के उसके साथ सेक्सुअल एक्ट्स हो रहे हैं, वो तो रेप है ही. अगर वो लड़की 18 से छोटी है और 100% उसकी मर्जी के साथ भी सेक्सुअल एक्ट्स हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रेप. दिस इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी रेप या लीगल रेप. लॉ की पॉलिसी है 18 साल से छोटी लड़कियों को सेक्सुअल एक्ट से बचाना. लॉ मानता है इतनी छोटी लड़कियों को समझ नहीं है हाँ ना की, उनको नहीं पता अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो सकती है, कितने तरह के हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं. तो लॉ कहता है 18 साल से छोटी लड़की कोई भी सेक्सुअल एक्ट कोई भी उनके साथ करेगा, चाहे उनकी मर्जी भी थी, द अक्यूज्ड विल बी लायबल फॉर रेप. फॉर एग्जांपल, एक ये बॉय है 20 साल का और ये एक गर्ल है 17 साल की. इन दोनों का अफेयर चल रहा है और 100% दोनों की मर्जी से सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है. 100%. लड़की के पेरेंट्स को ये बात पता चल जाती है, वो बॉय के ऊपर रेप का केस कर देते हैं. लड़का कोर्ट में बोलता है रेप,
कैसा रेप? सब कुछ लड़की की मर्जी से हुआ है. Is he guilty of rape? Absolutely yes, because the girl is less than 18 years. This is statutory rape. अभी एक दो दिन पहले बहुत ही शॉकिंग, गंदी, घटिया जजमेंट आई है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, जिसमें एक 13 साल की लड़की का 26 साल के लड़के से अफेयर था. कोर्ट ने बोला उन दोनों के बीच में सेक्सुअल एक्ट्स होता था. कोर्ट ने कहा ये सारे सेक्सुअल एक्ट्स लस्ट की वजह से नहीं, लव में हो रहे थे, तो लड़के ने रेप नहीं किया. ऑफ कोर्स वो जजमेंट ओवर रूल हो जाएगी, जज को अच्छी खासी डांट पड़ेगी ऐसी जजमेंट देने के लिए. ये स्ट्रे जजमेंट्स को ध्यान में मत रखना. दिस इज द लेटर ऑफ लॉ, दिस इज व्हाट has been laid down by parliament. You can't do anything about it. अब ध्यान से सुनो. 2013 से पहले स्टैट्यूटरी रेप की एज थी 16 साल. 16 से छोटी लड़कियों के साथ सेक्सुअल एक्ट्स करना विद और विदाउट कंसेंट रेप होता था. बट 2018 में हमने स्टैट्यूटरी रेप की एज कर दी 18. हमने 2 साल और बढ़ा दिया इसको, अच्छी बात है, और ज्यादा गर्ल्स प्रोटेक्शन नेट में आ गए. अब 18 से छोटी किसी भी लड़की के साथ सेक्सुअल एक्ट्स करना विद और विदाउट कंसेंट अमाउंट्स टू, पहले बताओ ये भी क्लियर है? 3 पॉइंट्स. पहला पॉइंट, हमने रेप की डेफिनेशन को कंसिडरेबली एक्सपैंड कर दिया. सेकेंड, हमने डेथ पेनल्टी को इंट्रोड्यूस कर दिया. थर्ड, हमने लीगल रेप की एज 16 से कितनी कर दी है? 18. एवरीबडी इज फाइन टिल हियर? पक्का? नो डाउट, नो कंफ्यूजन? Now let me tell you the fourth point. पहले बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गुड टिल हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, everybody is good. Now let's move to fourth point. स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ, रेप में जो सेक्सुअल एक्ट्स हैं वो विद कंसेंट है, विदाउट कंसेंट? विदाउट कंसेंट. अगर लड़की की मर्जी है तो रेप है ही नहीं, राइट? अगर वो 18 से ऊपर है तो व्हाट इज कंसेंट? कंसेंट का क्या मतलब होता है? कंसेंट मतलब फ्री कंसेंट, मतलब सब कुछ जानते पूछते हाँ बोलना. कोई एक एक्सट्रीमली ड्रंक है वुमन, एक्सट्रीमली ड्रंक, उसने खुद ड्रिंक करी है, किसी ने कराई है, डजंट मैटर, और शी डजंट इवन अंडरस्टैंड एनीथिंग एट ऑल राइट नाउ, और कोई उसको पूछे वुड यू लाइक टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मी, एंड शी डजंट नो एनीथिंग, शी सेज यस, एंड देन ही कमिट्स सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर. क्या वो एक्ट लड़की की मर्जी से हुआ है? नो. कोई अनसाउंड वुमन है, उसको कुछ पता ही नहीं, उसको किसी ने चॉकलेट दिया और बोला मैं तुम्हारे साथ कुछ कर सकता हूँ, चॉकलेट दूंगा, फिर वो कहती है ओके. शी डजंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट ही इज डूइंग. तो क्या ऐसे में उस गर्ल का रेप हो रहा है? यस. तो कंसेंट का मतलब फ्री कंसेंट, मतलब इट हैज टू बी एब्सोल्युटली unequivocal, without conditions and everything. She basically understands what she's saying, right? इसको बहुत ही डिटेल में देखेंगे, बट पहले एक बात सुनो. 2013 में जो 2013 की अमेंडमेंट्स हुई है वो पूरी ट्रिगर हुई थी निर्भया केस. 2013 से पहले रेप लॉज में 1983 में भी अमेंडमेंट्स हुई. एक तो 2013 अमेंडमेंट बहुत फेमस है, वो तो हमारे सामने हुआ है, निर्भया केस तो हमें पता है. इसी तरह रेप लॉज में 1983 में भी अमेंडमेंट हुई थी. ये ट्रिगर हुई निर्भया केस की वजह से, और 1983 की अमेंडमेंट ट्रिगर हुई थी मथुरा रेप केस की वजह से. उस मथुरा रेप केस का कंसेंट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है. सो लेट मी टेल यू व्हाट वाज मथुरा रेप केस. ओके, मैं आगे भी बताऊंगी, पर एक बात सुन लो. ये जो मथुरा है, ये किसी के घर में हेल्प थी, डोमेस्टिक हेल्प. ओके, और उस घर में ये लेडी है एक एल, उनके घर में मथुरा हेल्प है. लेडी का नेफ्यू रहता था अशोक.
अशोक और मथुरा के बीच में अफेयर शुरू हो गया, मतलब लेडी के नेफ्यू और मेड के बीच में अफेयर शुरू हो गया। लेडी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लेडी ने बोला आपस में तुम दोनों मिलोगे नहीं। फिर कुछ इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, ये मिलने लग गए सब कुछ। तो मथुरा के ब्रदर ने अशोक के ऊपर केस कर दिया कि अशोक इसको जबरदस्ती कहीं उठा के ले गया है, अबडक्शन का केस कर दिया, एक डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, थाने बुलाया गया इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए। मथुरा ने बोल दिया नहीं, वो मुझे कोई भगा के नहीं लेके गया, सब कुछ, बात खत्म हो गई। अब वो जाने लगे तो जो कांस्टेबल था उसने मथुरा को एक बार बोला तुम पुलिस स्टेशन में एक बार अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा तो नहीं कि तुमने दबाव में कह दिया, यू कम इनसाइड। उसको थाने में अंदर ले गया और उसको ले जाके उसको गन पॉइंट पे रखा और उसको बोला कि अगर तूने जरा सा भी शोर मचाने की कोशिश करी तो तुझे शूट कर दूंगा और बाहर जो तेरा भाई है उस पर झूठे केसेस बना दूंगा। और गन पॉइंट पे रख के मथुरा का रेप किया। ओके, और उसका एक और पुलिस वाला अकम्प्लिस था, बट वो इतना ज्यादा ड्रंक था कि वो फिजिकल एक्ट ऑफ रेप नहीं कर पाया, पर हाँ उसने मथुरा को रैविश। उसके बाद उन्होंने मथुरा को बाहर फेंक दिया पुलिस स्टेशन के। मथुरा बहुत रोई, उसने अपने भाई को बताया, आसपास के लोगों को भी बताया मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तो इस केस का नाम है तुकाराम एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसको हम मथुरा रेप केस बोलते हैं। तुकाराम वाज दैट पुलिस कांस्टेबल। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक इतनी ज्यादा disappointing judgment दी that it shook India and in fact it was discussed all over the world. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेक्सुअल एक्ट्स जो जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, जो रेप होता है, ऐसे ऑफेंसेस होते हैं विदाउट कंसेंट, लड़की की मर्जी के बिना। ठीक है, अब अगर लड़की की मर्जी नहीं होती तो लड़की रेजिस्ट करती है। अगर लड़की इन एक्ट्स में नहीं इंडल्ज होना चाहती तो वो मना करेगी, वो भागेगी, अपने आप को छुड़ाएगी, राइट। और जब वो रेजिस्ट करेगी, जब वो मना करेगी, तो डेफिनेटली उसके प्राइवेट पार्ट्स पे इंजरीज आनी चाहिए। ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेप अगर होगा तो बिना लड़की की मर्जी के होगा, विदाउट कंसेंट होगा। उसकी मर्जी नहीं होगी तो वो रेजिस्ट करेगी। अगर वो रेजिस्ट करेगी, मना करेगी, तो उस पूरे प्रोसेस में उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स पे इंजरीज आनी चाहिए। बट क्योंकि मथुरा के सेक्सुअल ऑर्गन्स पे कोई इंजरीज नहीं थी, इसका मतलब मथुरा ने कभी मना ही नहीं किया और सब कुछ मतलब मथुरा की मर्जी से हुआ था। और ये बोल के जस्ट बिकॉज मथुरा के सेक्सुअल ऑर्गन्स पे इंजरीज नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट कर दिया दोनों पुलिस ऑफिसर्स को। और यहां तक बोल दिया इसका अफेयर तो अशोक के साथ चल रहा था, हो सकता है इसी के अंदर लस्ट हो ऐसे एक्ट्स के। The whole country was shocked by the judgment of Supreme Court. It was criticized across the globe. This was so unbelievable. आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्या इस सिनेरियो में मथुरा की कंसेंट थी सेक्सुअल एक्ट्स के? व्हाट वाज इट? ये कंसेंट थी या ये सरेंडर था? दिस वाज सरेंडर, दिस वाज सबमिशन। शी सिंपली सबमिटेड herself टू दैट, टू पुलिस ऑफिसर। शी हैड नो चॉइस। किसी लड़की को गन पॉइंट पे रख के अगर उसके साथ सेक्सुअल एक्ट्स होंगे तो उसकी हाँ होगी उसमें, उसके पास ऑप्शन क्या है? उसने तो गिव अप कर दिया। किसी के फैमिली मेंबर को फेयर में रख के अगर ऐसा हो रहा है, चाकू दिखा के हो रहा है, या जो अभी इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में हुआ, जो कह रहे हैं लड़कियों के साथ गैंग रेप हुआ वगैरह, उनकी मर्जी के साथ हुआ है। दे हैड नो ऑप्शन, देयर फैमिली मेंबर्स वर बीइंग बर्न, दे वर अंडर गन पॉइंट। तो दिस इज टोटली अनकॉल्ड फॉर। इसी तरह क्या प्राइवेट पार्ट पे इंजरीज होना कंपल्सरी है रेप में? आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक ड्रंक वुमेन है, उसको एक साथ किसी ने सेक्सुअल एक्ट्स कर लिए तो उसको इंजरीज नहीं होंगी?
अनसन वुमन को पता नहीं और वो कुछ कह ही नहीं, उसको इंजरीज नहीं होंगी। कोई औरत बेहोश है और बेहोशी में डॉक्टर ने उसके साथ सेक्सुअल एक्ट्स कर लिए, उसको कौन सी इंजरीज होंगी? तो इंजरीज होना तो कहीं से टेस्ट ही नहीं है, और कंसेंट अलग है और सरेंडर अलग है। इसी तरह मैं आपसे एक और बात पूछती हूँ इसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए। एक लिव इन रिलेशनशिप में कपल है, ओके, पी एंड जी, दोनों अडल्ट हैं, दोनों अपनी मर्जी से सेक्सुअल एक्ट्स में इंडल्ज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब गर्ल को एक दिन पता चला कि बॉय उसके साथ चीट कर रहा है और वो तो और भी लड़कियों के साथ सेक्सुअल एक्ट्स में एंगेज होता है। हाँ, और गर्ल ने उसको कन्फ्रंट कर लिया फोटोज वोटोज दिखा के। उस बॉय ने बोला छोड़ो इन बातों को, अब नहीं करूंगा ये वो, एंड ही सेज आई वांट टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद यू। लड़की ने बोला अब तुम सोच भी मत लेना आज के बाद, आई एम गोइंग अवे, आई एम पैकिंग माई स्टफ, आई एम मूविंग अवे। उसको कहते हैं नो आई वांट टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद यू। लड़की उसको मना करती है, नाउ ही फोर्सेस हरसेल्फ ऑन दैट गर्ल। वो तेज तेज चीखती है, रेजिस्ट करती है, बट शी फोर्सफुली हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद। अब उस लिव इन पार्टनर ने उस बॉय के ऊपर रेप का केस कर दिया। बॉय ने बोला रेप? कैसा रेप? तुम तो हमेशा हाँ बोलती थी। इज दिस रेप? कंसेंट जनरली नहीं देखी जाती, कंसेंट देखी जाती है उस पर्टिकुलर ओकेजन पे जिसके लिए रेप का केस फाइल हुआ है। पहली बात तो कंसेंट सबमिशन से अलग है। दूसरी बात, कंसेंट इज नॉट सीन इन जनरल, इट इज सीन फॉर दैट पर्टिकुलर ओकेजन। कंसेंट थी या नहीं थी। इसी तरह आप मुझे एक बात बताओ, कैन अ प्रोस्टिट्यूट बी रेप्ड? प्रोस्टिट्यूट का रेप हो सकता है? Just because she's a woman of easy virtue doesn't mean that she has given license to everybody, right? For example, एक prostitute है and there is this man who wants to engage in sexual acts with her, पैसे भी दे रहा है बट ये मना कर देती है कि नो, क्योंकि उसको पता है इस आदमी को बहुत तरह के एसटीडीज है, और ये मना कर देती है आई डोंट वांट टू एंगेज इन एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्ट विद यू। वो कहता है मैं पैसे दूंगा, वो बोलते जो मर्जी हो, आई डोंट वांट टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्ट विद यू, और ये अपने आप को इसके ऊपर फोर्स करता है। प्रोस्टिट्यूट रेप का केस फाइल करती है तो वो बोलता है कैसा रेप, तुम तो हर किसी को हाँ बोल देती हो, इज दैट रेप? तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, कंसेंट वर्ड पहले डिफाइन नहीं था रेप की डेफिनेशन में, द टर्म कंसेंट वाज नॉट डिफाइंड। अब 2013 जजमेंट के बाद कंसेंट वर्ड को बहुत प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया गया है और इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। सरेंडर अलग होता है, कंसेंट अलग होता है। कंसेंट एक व्यक्ति के जनरली नहीं देखी जाती, पर्टिकुलर ओकेजन पे देखी जाती है, एंड एवरी। जो मथुरा रेप केस था ना, उससे बहुत चेंजेस आए थे, मैं आगे पढ़ाऊंगी। एक बहुत बड़ा चेंज आया था कस्टोडियल रेप, जो कस्टडी में लड़कियों का रेप होता है पुलिस ऑफिसर्स के थ्रू या जेल में वार्डन्स के थ्रू, वो सब चीजें आई थी। और मथुरा रेप केस से ये भी आया था ड्रंक वुमेन का रेप हो सकता है, मैड वुमेन का रेप हो सकता है, वो भी आप पढ़ोगे। बट बेसिकली मथुरा में जो मेन कंटेंशन था, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, वो था कंसेंट। आई यू क्लियर अबाउट इट? मैं तो आपको ओवरव्यू दे रही हूँ अभी। तो 2013 से मेजर 3 चेंजेस आए थे, 4 चेंजेस आए थे। सबसे पहले हमने कंसेंट वर्ड को, ओ सॉरी, सबसे पहले हमने रेप की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया, बहुत सारे एनल, ओरल और पिनाइल एक्ट्स इंट्रोड्यूस करे। दूसरा, हमने डेथ सेंटेंस इंट्रोड्यूस करा रेप में, विच वाज द नीड ऑफ द आवर। हमें बहुत इंटरनेशनल प्रेशर था डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट, बट वी डिड नॉट गिव इन टू द प्रेशर, वी अप्रिशिएटेड आवर ओन सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस एंड वी डिड व्हाट वाज नीडेड इन इंडिया एट दैट पॉइंट। थर्डली, हमने लीगल रेप की एज 16 साल से 18 साल कर दी। और फोर्थली, हमने कंसेंट वर्ड को बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया है अब आईपीसी। पहले बताओ आपको यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय निर्भया इन रेप। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बताओ।
यस मैम, यस मैम। ओके, अब एक बार मैं आपको सब टॉपिक्स को एक बार टच कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगी। ओके, देखो स्टूडेंट्स, रेप के लिए डेथ पेनल्टी आ गई है, बट हर केस में डेथ पेनल्टी नहीं होती। डेथ पेनल्टी 3 ही केसेस में होती है, अभी आपको बताती हूँ। जो रेप के लिए वैसे जनरल सजा है वो है मिनिमम 10 विच कैन गो अप टू लाइफ। तो रेप में मिनिमम सेंटेंस प्रिस्क्राइब्ड है। अगर कोई भी पर्सन रेप के लिए गिल्टी पाया जा रहा है तो जज को अपनी सजा ही कहां से शुरू करनी है? 10 से। वो 10, 20, 30, 40 कितनी भी हो सकती है, एंड अप टू लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है। मतलब वो सारी जिंदगी जेल में रहे, राइट? तो मिनिमम सेंटेंस 10 है, एंड इट कैन गो अप टू 20 और इट कैन गो अप टू लाइफ ऑल्सो, बट मिनिमम इज 10। ठीक है, मेक सेंस? ऑफ कोर्स मिनिमम 10 होना ही चाहिए। वेरी वेरी हीनियस क्राइम। रेप के कुछ केसेस में डेथ सेंटेंस भी अलाउड है, हर केस में नहीं, कुछ ही केसेस में रेप के डेथ सेंटेंस भी अलाउड है, राइट? 3 केसेस हैं, आप लोग गेस करो, आप लोग बताओ आपके हिसाब से रेप की ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो डेथ पेनल्टी डिजर्व करते हैं? मैं तो कहती हूँ सारे केसेस ही डिजर्व करते हैं, बट दैट्स नॉट व्हाट पार्लियामेंट सेज। तो वो 3 केसेस में कहते हैं रेप में डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है। कैन यू गेस? ओके, रेप विद माइनर। रेप विद माइनर मतलब रेप विद गर्ल बिलो 12। फर्स्ट सिनेरियो जहां पे डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है रेपिस्ट को, वो है अगर 12 साल से छोटी बच्ची का रेप हुआ है तो डेथ सेंटेंस कैन बी गिवन। वर्ड्स भी नहीं है ऐसे क्राइम को डिस्क्राइब करने के लिए। दिस इज एक्सट्रीमली हॉरिफिक, और अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को मिलते हैं। कटवा रेप केस सुना है आपने? एक बच्ची आसिफा, शी वाज गैंग रेप्ड, एंड एक ट्विंकल शर्मा थी, छोटी सी बच्ची 3 साल की, शी वाज गैंग रेप्ड एंड देन शी वाज रेप्ड एंड देन शी वाज म्यूटिलेटेड। तो अगर 12 साल से छोटी लड़की है जिसका रेप हुआ है तो रेपिस्ट को डेथ सेंटेंस हो सकता है। और बताओ। हाँ, ओके। बी है अगर किसी लड़की को रेप करने के बाद उसकी डेथ कॉज कर दी जाए या उसको वेजिटेटिव स्टेट में छोड़ दिया जाए तो डेथ सेंटेंस कैन बी अवॉर्डेड। ध्यान से सुनो, एक तो है रेप करने के बाद किसी लड़की को किल ही कर दिया, उसका गला घोट दिया या कुछ भी, तो वैसे भी मर्डर का चार्ज लग सकता है, वैसे भी डेथ सेंटेंस हो सकता है क्योंकि मर्डर में डेथ है। जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर कोई ऑफेंडर रेप करने के बाद अपनी विक्टिम को वेजिटेटिव कंडीशन में छोड़ दे, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि वो वेजिटेटिव हो जाए। वेजिटेटिव के लिए जो सबसे क्लासिकल केस है वो है अरुणा शॉनबाग केस। अरुणा शॉनबाग केस आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ोगे। इस केस में क्या हुआ था कि अरुणा नर्स थी बॉम्बे में एक हॉस्पिटल में, और कुछ महीनों में उसकी शादी होने वाली थी। उस हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय था जिसके अरुणा के लिए गलत इंटेंशंस थी, और उसने अरुणा से 1-2 बार बात भी करने की कोशिश की, बट अरुणा ने उसको शो ऑफ कर दिया। तो उसके मन में एक ऐसी इमेज बन गई कि ये मुझे बहुत बदतमीजी करती है और इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। तो एक बार ये नाइट ड्यूटी पे होते हैं, और वो जो वार्ड बॉय है वो अरुणा को रेप करने की कोशिश करता है, बट अरुणा वाज हैविंग हर पीरियड्स एट दैट टाइम, उसको रेप नहीं कर पाता, और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो डॉग की लीश लेता है, लोहे की चेन,
और अरुणा का उससे गला घोट देता है, और गला घोटने के बाद उसको लगता है अरुणा मर गई, उसको वहां पे फेंक के चला जाता है, बट एक्चुअली अरुणा मरी नहीं होती है, पर गला घोटने की वजह से उसके ब्रेन को ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। उसकी वजह से अरुणा टोटली ब्लाइंड हो जाती है, टोटली डेफ हो जाती है, टोटली म्यूट हो जाती है, टोटली पैरालाइज हो जाती है। आप समझो एक ऐसा व्यक्ति जो देख नहीं सुन सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, हिल नहीं सकता, और वो इस हाल में 43 इयर्स तक हॉस्पिटल में रहती है। उसी हॉस्पिटल में जहाँ पे वो नर्स होती है उसको रखा जाता है। ये बहुत फेमस केस है यूथनेशिया का, मर्सी किलिंग का। उस हॉस्पिटल की नर्सेस सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हैं कि आप हमें इसको किल करने दो। ये इस कितना बेटर होता है वो उसी दिन मर जाती, राइट। यहाँ तो इंच बाय इंच के अंदर से उसके प्राण निकाले गए हैं। तो ये यूथनेशिया में आप पढ़ोगे। रेप करने के बाद उसने अरुणा को वेजिटेटिव कंडीशन में छोड़ दिया, जहां पे शी इज जस्ट लाइक जस्ट लाइक अ डेड पर्सन। निर्भया केस में क्लियर था कि निर्भया के साथ इतनी ब्रूटैलिटी हुई है कि अगर वो बच भी गई तो सारी जिंदगी वो सिर्फ ट्यूब से फीड ले सकती है, मतलब पानी वानी लिक्विड डाइट पे रह सकती है। उसकी स्टमक इतनी खराब हो चुकी थी कि वो कभी जिंदगी में खा नहीं सकती। या रेप करने के बाद इतना मारा कि वो विक्टिम कोमा में चली गई है, या रेप करने के बाद उसको बर्न कर दिया, उसको 90% से ज्यादा बर्न्स हो गए हैं, एंड हर बॉडी, हर स्किन, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। तो ऐसे में 100% डेथ सेंटेंस होना, राइट। तो रेप करने के बाद अगर विक्टिम को किल कर दिया तो वैसे भी मर्डर का चार्ज लग सकता है। मोर इंपॉर्टेंट इज वेजिटेटिव। एंड थर्ड, रिपीट ऑफेंडर। अगर कोई रेप में रिपीट ऑफेंडर है, रिपीट ऑफेंडर का मतलब एक पर्सन एक्स है, इस पे 2000 में केस चला था डब्ल्यू के रेप का, एंड ही वाज फाउंड गिल्टी। इसको 20 साल की सजा सुना दी थी, ये जेल चला गया, जेल काट आया। अब 2022 में इसके ऊपर फिर केस चला है W1 के रेप का, और ये इस बार फिर गिल्टी पाया गया। तो अब इसको सीधा क्या दिया जा सकता है? डेथ सेंटेंस। एलिमिनेट करो ऐसे लोगों को, तो कंप्लीटली डिजर्व्स टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम सोसाइटी। तो अगर एक बार रेप के लिए गिल्टी पाने के बाद किसी की सेकंड कॉन्विक्शन भी हो रही है रेप में, तो उसको सीधा क्या दिया जा सकता है? डेथ सेंटेंस। बट अगर मैं आपको बोलती जब इस पे 2000 में केस चला था तो ये एक्विट हुआ था, he was found not guilty, पर 2022 में he is found guilty, can he be sentenced to death now? No. दूसरी बार भी कॉन्विक्शन होनी चाहिए, दूसरी बार कॉन्विक्शन पे ये अप्लाई होता है, राइट। आपने उबर रेप केस सुना है, या शक्ति मिल कंपाउंड रेप केस? उसमें जो रेपिस्ट था वो सेकेंड टाइम कॉन्विक्ट हुआ है, तो उसको सीधा क्या दिया जा सकता है? डेथ सेंटेंस। तो ये 3 सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें डेथ सेंटेंस अलाउड है 17 में ही। अगर लड़की 12 साल से छोटी है तो ये 2018 में आया था, ये 2013 में नहीं आया था, ये 2018 में आया था कटुआ रेप केस की वजह से। क्या आपने उन्नाव रेप केस सुना, जिसके ऊपर मूवी भी है आर्टिकल 15, जिसमें सेंगर एमएलए गिल्टी पाया गया था? उन दोनों केसेस की वजह से 2018 में ये चीज आई थी। आज की डेट में रेप में 3 केसेस में डेथ सेंटेंस है। रेप करने के बाद विक्टिम की डेथ कॉज कर दिया, उसको वेजिटेटिव कंडीशन में छोड़ दिया, रिपीट ऑफेंडर है, या लड़की 12 साल से छोटी है, तो सीधा डेथ सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली इसमें गैंग रेप भी डिजर्व होता है। गैंग रेप इज सो अनबिलीवेबल कि एक वुमेन को ग्रुप ऑफ मेन राविश कर रहे हैं, उसमें भी डेथ सेंटेंस होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उसमें डेथ सेंटेंस नहीं है। बस गैंग रेप में जो एक पॉजिटिव पॉइंट है लॉ में वो ये है कि गैंग रेप में
मिनिमम सजा कितनी हो गई है? 20 years. मिनिमम 20. ओके, स्टार्ट ही कहां से होगी? गैंग रेप में. वैसे मिनिमम सजा कितनी है रेप में? 10, बट गैंग रेप में मिनिमम में कितनी होगी? 20, एंड इट कैन गो अप टू लाइफ. तो वैसे गैंग रेप में होनी चाहिए थी डेथ सेंटेंस, बट वो नहीं है. बट मिनिमम 10 भी नहीं है, मिनिमम 20 है. और भी कैटेगरीज है. गैंग रेप 16 साल से छोटी लड़की को, सब पढ़ाऊंगी आपको. एक मैंने आपको ब्रॉड पिक्चर दी है पनिशमेंट. तो मिनिमम 10, 3 केसेस में डेथ, और गैंग रेप में मिनिमम 20. पहले बताओ आपको ये पॉइंट भी क्लियर है? पक्का सबको? I am broadly touching upon all the angles, and then I'll be getting into depth of each offense, reading word by word and doing all the interpretation. But क्या होता है, अगर मैं एक ही ऑफेंस को लेके पहले बैठ गई ना, बहुत टाइम लग जाएगा. इससे ना हमें एक ब्रॉड पिक्चर होती है, और फिर हर चीज की डिटेल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है. So, can I assume you're good about the topic of punishment for rape also? Online students आप लोग बताओ. Yes, ma'am. Everybody's good? ठीक है. Now my next point is, ध्यान से सुनना आप लोग. My point is, हमारे पास 2013 तक इंडिया में बेसिकली 3 सेक्सुअल ऑफेंसेस थे. टिल 2013 we had 3 sexual offenses: insulting modesty, outraging modesty and rape. ये 3 थे, ठीक है. Before 2013 there were basically 3 sexual offenses in India: insulting modesty, outraging modesty and rape. But in 2013, 4 new sexual offenses were introduced. 4 नए सेक्सुअल ऑफेंसेस आ गए आईपीसी में. 3 से हो गए 7. ये 4 नए सेक्सुअल ऑफेंसेस वो थे जिनके अनफॉर्चुनेटली केसेस बढ़ते ही जा रहे थे. कुछ क्राइम्स को बर्थ सोशल मीडिया ने और इंटरनेट ने दिया था. तो आज 4 नए सेक्सुअल ऑफेंसेस आ गए 2013 में. वो 4 क्या हैं? लेट्स अंडरस्टैंड. बिफोर आई टेल यू, आप कोई भी एक गेस कर सकते हो जो एक नया सेक्सुअल क्राइम आया है आईपीसी में. वॉयरिज्म, स्टॉकिंग. ओके, वॉयरिज्म एंड स्टॉकिंग. वेरी गुड. सो लेट मी टेल यू ऑल 4. फर्स्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट. पहला नया सेक्सुअल क्राइम जो ऐड हुआ, जो अभी तक आईपीसी में नहीं था, दैट वाज सेक्सुअल हैरेसमेंट. आप मुझे बताओ, ये एक पीजी है जिसमें नीचे एक गर्ल रहती है, यहाँ नीचे लैंडलॉर्ड, यहाँ गर्ल और एक ये बॉय. और एक दिन ये लड़की नीचे उतर रही होती है जब, तो लड़का भागता हुआ आता है, रेलिंग पे इसके हाथ के ऊपर हाथ रख के नीचे उतरता है और उसको इनअप्रोप्रिएटली टच भी कर देता है. ठीक है, तो आप कौन सा चार्ज लगाओगे? आउटरेजिंग मॉडेस्टी. या ये बस स्टॉप पे जा रही होती है, कुछ लड़के इसको छेड़ते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, इंसल्टिंग मॉडेस्टी. राइट. दूसरा सिनेरियो है, ये लड़का ऊपर रहता है, लड़की नीचे रहती है, सबसे नीचे लैंडलॉर्ड रहते हैं. रोज ये होता है कि लड़का ऊपर से अपने अंडरगारमेंट्स लड़की के फ्लोर पे फेंक देता है. जब वो नीचे उतर रही होती है, सीटियां बजाता है, रेलिंग पे भागते हुए उसके हाथ पे हाथ रख के जाता है. दिस कीप्स ऑन हैपनिंग. या एक लड़की कॉलेज जाते हुए एक रूट को फॉलो करती है और वहां पे कुछ लड़के खड़े रहते हैं और वो कुछ कुछ रोज बोलते हैं उसको, उसका कॉलेज जाना दुश्वार हो गया. तो अगर एक सिंगल इंस्टेंस होता है तो आप इंसल्टिंग या आउटरेजिंग मॉडेस्टी का चार्ज बना सकते. बट अगर ये कॉन्टिन्यूस बिहेवियर बन जाए तो इट बिकम्स अ काइंड ऑफ हैरेसमेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
सिंगल इंस्टेंस में तो आप इंसल्टिंग, आउटरेजिंग, मॉडेस्टी लगा सकते हो, पर अगर ये रोज की कहानी हो गई है तो इट कैन टेक शेप ऑफ हैरेसमेंट। कितना ज्यादा होता है, जैसे ऑफिस में कोई एक बॉस अपनी सेक्रेटरी या किसी फीमेल कलीग को रोज बुला लेता है अपने कैबिन में, और उसको कुछ भी काम बोलता रहता है, उसको घूरता रहता है और उसको बोलता है इफ यू विल स्लीप विद मी आई विल गिव यू प्रमोशन। या स्कूल में किसी टीचर के साथ उसका प्रिंसिपल ऐसे करता है या फीमेल कलीग करता है, तो ये सब अगर एक लंबे टाइम तक चलता रहे तो किस चीज की शेप ले लेता है? हैरेसमेंट, राइट? आप लोगों ने कभी सुना है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस? सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक इसका टाइप है। सेक्सुअल हैरेसमेंट सिर्फ वर्कप्लेस पे नहीं, सेक्सुअल हैरेसमेंट कहीं पे भी हो सकती है। बट देखो, आपको एक बात बताती हूँ, विमेन की सदियों से एक्सप्लॉयटेशन हुई है और हो भी रही है अभी भी, राइट? तो जो एक बहुत बड़ा रीजन है विमेन के एक्सप्लॉयटेशन का, वो ये रहा है कि विमेन हमेशा मेन पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रही है, और क्योंकि उनके पास अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस नहीं थी तो वो हमेशा एक्सप्लॉइट होती थी। तो उस एक्सप्लॉइटेशन को दूर करने के लिए लड़कियों ने काम करना शुरू किया। पर जब उन्होंने काम करना शुरू करा तो एक नई तरह की एक्सप्लॉइटेशन आ गई सामने, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस। वर्कप्लेस क्या होता है? वर्कप्लेस कोई भी जगह है जहां पे वुमेन वर्क करके लाइवलीहुड अर्न करती है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी हो सकती है, वो एक एयरलाइन हो सकती है, वो एक होटल हो सकता है, वो एक घर हो सकता है जहाँ पे वो बर्तन साफ करती है, वो एक खेत हो सकता है जहाँ पे वो रोज कटाई करती है, वो एक ढाबा हो सकता है जहाँ पे वो खाना बनाती है, वो एक स्कूल हो सकता है, वो एक हॉस्पिटल हो सकता है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक सब एक टाइप है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। अगर वुमेन को अपनी वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करनी पड़ रही है, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकती है सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स की फॉर्म में, हो सकती है डिमांड्स फॉर सेक्सुअल एक्ट्स के लिए। आपको पता है सेक्रेटरी की पोस्ट कितनी बदनाम होती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था शी इज द मिस्ट्रेस ऑफ बॉस, शी विल एग्री टू स्लीप विद बॉस, शी गिव सम मनी, शी विल स्लीप विद एनीबॉडी, इस तरह की चीजें। हैव यू हर्ड ऑफ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान? सुना है आपने? एक ना केस था बहुत फेमस, भवरी देवी रेप केस। ये राजस्थान का केस है। तो जो भवरी देवी थी ना, वो एक एनजीओ के साथ जुड़ी हुई थी। एक सेकेंड। तो भवरी देवी वाज वर्किंग फॉर एन एनजीओ, और उस एनजीओ का काम था चाइल्ड मैरिज रोकना। तो गांव के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन में कोई, आई एम नॉट श्योर, शायद मुखिया क्या ही, शादी थी छोटी बच्ची की, 9-10 महीने की बच्ची थी, उसकी शादी थी अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया बहुत ही एक ऑस्पिशियस डे होता है। तो भवरी देवी ने बोला कि खुद आप इतने इंपॉर्टेंट पर्सन हो, अगर आप ही शादी करोगे तो गांव वालों को क्या ही मैसेज मिलेगा। भवरी देवी को भगा दिया। भवरी देवी ने पुलिस और एनजीओ की हेल्प से वो शादी रुकवा दी। उसका बदला लेने के लिए जब एक बार वो फील्ड में काम कर रही थी तो उसका गैंग रेप हुआ। ठीक है? भवरी देवी गैंग रेप केस बहुत ज्यादा मीडिया में आया, और उससे हाईलाइट हुआ कि ऐसे खेतों में रेप होना लड़कियों का कितनी कॉमन बात है। इस पे एक एनजीओ विशाखा, विशाखा वाज एन एनजीओ, जिसने एक पीआईएल फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये बताते हुए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस कितना बड़ा मेनेस है। इसको एक अलग से क्राइम रिकग्नाइज होना चाहिए। ये कितना ज्यादा प्रेवलेंट है, जो लड़कियों को अपनी वर्क प्लेस पे ये सारी अनवांटेड रिमार्क्स, अनवांटेड डिमांड्स फॉर सेक्सुअल एक्ट्स, ये सब फेस करना पड़ता है। और जो आज ये एक डिस्टिंक्ट क्राइम है, इसका पूरा क्रेडिट किसको दिया जाता है? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस नाम का एक क्राइम रिकग्नाइज हुआ था, and this judgment is to be given the credit. In fact, अब तो इसके ऊपर एक लॉ बन गया है called POSH, Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act 2013, जिसको हम शॉर्ट में POSH एक्ट बोल देते हैं।
सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन एक्ट विच इज कॉल्ड पॉश लॉ। तो अगर वर्क प्लेस पे स्पेशली वुमेन फेस कर रही हैं तो वो पॉश है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है लड़की को अपने घर में सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करनी पड़ रही है, मे बी अपने फादर इन लॉ से, अपने ब्रदर इन लॉ से, रोज रोज उसके साथ ऐसा होता है, उससे अजीब अजीब बातें की जाती हैं, उस वो खाना बना रही होती है तो किचन में सॉरी बाहर ड्राइंग रूम में उसके फादर इन लॉ पोर्नोग्राफिक कंटेंट चलाने लग जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सब ट्रू है, होता है लोगों के साथ, तो दैट कैन ऑल्सो बी। तब समझ रहे हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक तरह का कॉन्टिन्यूस बिहेवियर है। एक सिंगल इंस्टेंस होगा तो इंसल्टिंग आउटरीजिंग मॉडेस्टी हो सकता है, बट अगर ये एक रेगुलरिटी की फॉर्म ले ले इट बिकम सेक्सुअल हैरेसमेंट। और सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक टाइप है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट बस में हो सकता है किसी लड़की के साथ, किसी स्कूल गर्ल के साथ, राइट? समझ आए? फर्स्ट क्राइम सबको क्लियर है? दूसरा वेरी 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 सैड क्राइम, वेरी अनफॉर्चुनेट, disrobing, right? Robe means clothes. Disrobing means किसी लड़की के कपड़े उतारना। द वर्स्ट केस, द मणिपुर केस जो हम सब ने सुना है, मतलब जब वो केस आया था ना, सो आई फेल्ट, मैंने एक दिन ट्विटर यूज करते हुए मैंने वो फोटो देख ली, दैट गर्ल शी वाज नेकेड एंड किसी ने उसकी ब्रेस्ट टच कर रखी है, किसी ने उसके हिप्स, एंड आई गॉट सो हॉरिफाइड कि मैंने 3-4 दिन तक ट्विटर नहीं यूज करा कि ऐसा ना हो कि मैं ट्विटर खोलूँ मुझे फिर से वो फोटो दिख जाए, बिकॉज इट मेड मी सो अनकंफर्टेबल एंड सो सैड। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस ऑफेंस, इट कैन शैटर द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन फॉर लाइफ। तो अगर किसी वुमेन के कपड़े उतार दिए जाएं या उसको नेकेड होने पे मजबूर कर दिया जाए, सारे कपड़े उतारना जरूरी नहीं है, किसी लड़की के कोई भी ऐसे कपड़े उतार दिए जाएं जिससे उसका कोई सेक्सुअल ऑर्गन एक्सपोज हो जाए। जैसे डिस्टर्बिंग वीडियोस नहीं आती कि किसी ने अपनी जाति में गांव में शादी कर ली तो उसको नेकेड करके परेड कराया गया, या जो मणिपुर में हुआ, या विच बोला गया कि इसमें ये विच है, ये अपने पति को खा गए, इस तरह की जो विच हंटिंग होती है उसकी वजह से उसको नेकेड कर दिया गया। अगर ऐसी कोई भी चीज हुई है, अभी भी तो कुछ दिन पहले कोई केस था वेस्ट बंगाल में शायद, जहाँ पे वुमेन वाज परेडेड नेकेड अगेन। तो अनफॉर्चुनेटली वेरी 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 सीरियस ऑफेंस, डिजर्व्स ऑल कंडेमनेशन। तो अगर किसी वुमेन के कपड़े उतारे जाएं, नॉट नेसेसरी दैट शी शुड बी मेड कंप्लीटली नेकेड, पर अगर उसका सेक्सुअल ऑर्गन एक्सपोज हो रहे हैं, जो उसकी ब्रेस्ट एक्सपोज हो रही है, उसके हिप्स एक्सपोज हो रहे हैं, कुछ भी, देन इट इज द ऑफेंस ऑफ डिसरोब। वेरी ग्रेव साइकोलॉजिकल ऑफेंस। क्या सबको? थर्ड, वॉयरिज्म। वॉयरिज्म, वॉयरिज्म का मतलब होता है किसी विमेन को, इट मींस ऑब्जर्विंग और कैप्चरिंग। ऑब्जर्व वर्ड यूज है, आपकी बैराक खुली हुई है, वॉचिंग 354 सी, क्या वर्ड यूज है? ऑब्जर्विंग ना, कैप्चर्स है एक तो, और दूसरा वॉचेस। कोई भी अगर किसी वुमेन को captures a woman in a place where she would expect not to be observed, अगर कोई भी एक वुमेन को एक ऐसे एक्ट में, ऐसी जगह पे या ऐसी पोजीशन पे वॉच कर रहा है या कैप्चर कर रहा है जहां पे वो कंप्लीट प्राइवेसी एक्सपेक्ट करेगी। If a woman is watched or captured in any such place or in such position where she would not like herself to be observed, जहां पे वो प्राइवेसी एक्सपेक्ट करेगी, तो उसके ऊपर चार्ज लगेगा वॉयरिज्म का।
मुझे बताओ ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां पे वुमेन कंप्लीट प्रिवेसी एक्सपेक्ट करेगी? चेंजिंग रूम्स, ट्रायल रूम्स, वॉशरूम्स, बाथ बेदिंग रूम्स, राइट? तो देखो, अगर एक लड़की नहा रही है या कपड़े चेंज कर रही है और कोई उसको देखे, की होल से देखे, या दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है देखे, या उसको कैप्चर कर ले, कैप्चर मतलब उसकी फोटो या वीडियो बना ले। जब लड़की नहा रही है, कपड़े बदल रही है, बाथरूम यूज कर रही है, कुछ भी, या वो किसी के साथ सेक्सुअल एक्ट्स में एंगेज है और कोई उसको देखे या उसकी फोटो या वीडियो बना ले, तो वो कौन सा ऑफेंस कर रहा है? वॉयरिज्म। इसी तरह से अगर वो एक ऐसी पोजीशन में है, पोजीशन कैन अगेन बी जब वो किसी के साथ सेक्सुअल एक्ट्स में एंगेज्ड है, तो वो नहीं चाहेगी कि उसको कोई देखे या उसकी कोई फोटो वीडियो बनाए। तो किसी लड़की को नहाते हुए, कपड़े बदलते हुए, बाथरूम यूज करते हुए, सेक्सुअल एक्ट्स में एंगेज होते हुए अगर कोई देख रहा है या उसकी फोटो वीडियो बना रहा है, दैट इज वॉयरिज्म। हाँ, लड़की अपनी मर्जी से बनवा रही है, देन दैट इज नॉट वॉयरिज्म। बॉयफ्रेंड बोलता है मैं तुम्हारी वीडियो बना लूं, मतलब मैं वीडियो शूट कर लूं जब हम ये एक्ट्स करें, वो कहते हैं आई हैव नो प्रॉब्लम, देन दैट इज नॉट वॉयरिज्म। बट वैसे फोटो वीडियो बनाना या देखना भी वॉयरिज्म होता है। स्मृति ईरानी ने फैब इंडिया के अगेंस्ट केस किया था कि फैब इंडिया के केरला के एक स्टोर में कैमरा लगा हुआ था एंड शी फाइल्ड अ केस। इसी तरह से कितनी सारी यूट्यूब पे वीडियोस नहीं होती कि लड़कियां देखे पहले कि कोई फोटो या कहीं पे कोई कैमरा तो नहीं है। आप 5 स्टार में जा रहे हो तब तो चलो कोई बात नहीं, पर अगर आप किसी नॉर्मल होटल में जा रहे हो तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी चेक्ड कि किसी तरह का कोई डिवाइस तो नहीं है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। अभी आपने देखा है ना, गंदा पॉलिटिशियन एजेड राजस्थान का मेवाराम जैन, जिसकी एक वीडियो वायरल हुई है इन विच ही इज हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद दैट गर्ल। किसी ने कैमरा लगा रखा था। अब उसी लड़की ने कैमरा लगाया है या स्टिंग ऑपरेशन के लिए किसी और ने लगाया है, ये बात नहीं पता। ये एक पेरेनियल क्राइम है, एक बार नहीं होगा किसी लड़की के साथ। इंटरनेट पे अगर एक बार वो चीज आ गई तो हजारों लोग देख सकते। देर इज नो एंड कि वो कितनी सर्कुलेट हो सकती है आज के जमाने में। तो जब जब कोई उसको देखेगा तब तब उसके साथ क्राइम होगा, लिटरली फॉर एवर क्राइम है ये। इसका तो कोई एंड ही नहीं है, इंटरनेट पे से तो कोई चीज कहीं जाती ही नहीं है। एक मूवी है गेम ओवर, गेम ओवर शायद, गेम ओवर है मूवी का नाम। तापसी पन्नू है इसमें, आई डोंट लाइक हर एट ऑल, पता नहीं मैंने वो मूवी भी क्यों देखी थी। उसमें यही होता है कि उसका बॉयफ्रेंड या पता नहीं, या मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, उसका बॉयफ्रेंड या कोई उसको ना ड्रंक करा देता है और उसकी फोटोज वगैरह बना लेता है और डाल देता है इंटरनेट पे। तो वो जहाँ जाती है ना लोग उसको पहचान लेते हैं, तो वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। फिर वो कैसे उस बच जाती है, फिर वो कैसे उस चीज से बाहर आती है, उसके ऊपर एक मूवी है। या अभी जो डीप फेक का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो भी एक तरह से वॉयरिज्म। तो किसी लड़की की फोटोज वीडियोस बना लेना, नहाते हुए, कपड़े बदलते हुए, जब वो सेक्सुअल एक्ट्स में एंगेज है, और उसको सर्कुलेट कर देना, वो सब एक क्राइम है। एक क्वेश्चन का आंसर दो, अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से वीडियोस बनवा ले तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने अपनी मर्जी से वीडियो बनवाई, उसका लड़के से ब्रेकअप हो गया, अब लड़के ने वो वीडियो इंटरनेट पे डाल दी, उसने वॉयरिज्म का केस किया, तो लड़के ने बोला तुमने अपनी मर्जी से वीडियो बनवाई थी। इज दिस वॉयरिज्म? मर्जी दी थी वीडियो बनाने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए नहीं दी थी। तो डिससेमिनेशन भी अपने आप में एक क्राइम है, इस पे आईटी एक्ट भी अप्लाई हो जाता है। वेरी सीरियस क्राइम। आपने देखा है बहुत सारे लोन शार्क्स जो होते हैं वो जैसे कोई लोन, आजकल बहुत सारी एप्स आ गई हैं आई बिलीव जो लोन देते हैं बहुत इजीली, जब वो, और बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब लोग वापस नहीं कर पाते तो उनका जो सबसे कॉमन मोडस ऑपरेंडी है वो होता है धमकी, कि अगर लड़का है तो तेरी बीवी की या तेरी मदर की फोटो मॉर्फ करके हमारे सारे रिश्तेदारों को भेज देंगे, और अगर वो लड़की है तो लड़की को खुद ही ये धमकी देना कि तेरी फोटो हर जगह चली जाए। कितने लोगों ने इस चक्कर में सुसाइड भी करी है। तो जो ये लोन एजेंट्स इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो मॉर्फ कर रहे हैं फोटोज और लोगों को सर्कुलेट कर रहे हैं,
That is voyeurism. It is so unbelievable the kind of world we are living in. मुझे लगता है आज तो ये जरूरत हो चुकी है कि आप अपनी कोई चीज कहीं पे मत डालो. यू नेवर नो, फोन इज आवर बिगेस्ट एनिमी. ऐसी कोई चीज फोन में नहीं होनी चाहिए विच कैन, और एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली किसी की डीप फेक की वजह से कोई एक नॉर्मल इंसान की आजकल तो कुछ भी वीडियो बन सकती है. क्लोनिंग कितनी हो गई है. तो आई डोंट नो व्हाट इज ट्रू. अब तो ये लाइनें धीरे धीरे मिटती जा रही है ट्रू एंड फॉल्स की. यू कैन नेवर नो कि किसकी क्या हो गया किसके साथ. तो बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सम काइंड ऑफ प्रिकॉशन, राइट. दिस इज अबाउट voyeurism. And fourth offense which has been added is stalking. What is stalking? Okay. स्टॉकिंग का सबसे कॉमन मतलब हर कोई बताता है पीछा करना, जो गलत है. स्टॉकिंग का मतलब होता है पीछे पड़ना. इसकी लीगली डेफिनेशन है ट्राइंग टू फॉस्टर रिलेशनशिप विद अ वुमन व्हेन शी हैज शोन क्लियर डिसइंटरेस्ट. किसी लड़की को रिलेशनशिप के लिए फोर्स करना, उसके पीछे पड़ जाना. पीछा करना नहीं, किसी के पीछे पड़ जाना इज स्टॉकिंग. वो पीछे कोई कैसे पड़ सकता है, उसका एक तरीका हो सकता है उसको बार बार कॉल करके, बार बार सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करके, फिजिकली उसके घर के नीचे चले जाना, उसके वर्क प्लेस के नीचे चले जाना. तो ये लिटरली जरूरी नहीं है एक सेक्सुअल क्राइम हो. सेक्सुअल ऑफेंसेस की लिस्ट में तो है, बट ये प्योरली सेक्सुअल ऑफेंस नहीं है. ये एक बहुत सीरियस मेंटल ऑफेंस. स्टॉकिंग इज अ काइंड ऑफ मेंटल ऑफेंस, साइकोलॉजिकल ऑफेंस है. ये सब ना बहुत वो लगता है सुनने में, पीछे पड़ गया तो. एक बार मैं पढ़ा रही थी क्लास में, इसी बैच में, आई डोंट रिमेम्बर, शायद एलएलबी में. तो एक गर्ल ने बताया कि उसके साथ ये हुआ था, और वो शायद जबलपुर में पीजी में रहती थी, और उसको फिर अपना पीजी वीजी छोड़ के सब कुछ दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि उसके साथ इतना सीरियस स्टॉकिंग का मैटर हुआ था. वो जो पर्सन था वो कम्प्लीटली साइकोपैथ था, उसके पीछे पड़ गया था बुरी तरह. सो शी हैड टू शिफ्ट हर बेस टू दिल्ली टू एस्केप दैट पर्सन. So it's a very serious crime. I have also had some experience with stalking, so I'm also very afraid of such kind of people who are weird. I maintain a lot of distance from weird people. मुझे कोई भी लगता है ना थोड़ा सा भी अजीब है, तो मैं तो उसे बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं करती. तो स्टॉकिंग वेरी सीरियस. अगेन, पीछे पड़ जाना रिलेशनशिप के लिए. फिजिकली पीछा करना तो एक तरीका होता है स्टॉकिंग का. स्टॉकिंग फोन के थ्रू भी हो सकती है, मैसेजेस के थ्रू भी हो सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकती है, लेटर्स भेज के भी हो सकती है. दे कैन बी वेरियस मेथड्स ऑफ स्टॉक, राइट. इसके एक दो एक्सेप्शंस होते हैं. अगर पुलिस किसी को फॉलो कर रही है, किसी लड़की को, क्योंकि उसका कोई क्रिमिनल एंगल वगैरह या इन्वेस्टिगेशन के लिए, दैट इज नॉट कंसिडर्ड स्टॉकिंग. या कोई अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, किसी हस्बैंड को अपनी वाइफ पे शक है कि उसका अफेयर चल रहा है, और वो प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करता है, और प्राइवेट डिटेक्टिव प्रॉपरली सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए उस लड़की को थोड़ा बहुत स्टॉक कर रहा है, दे कैन बी गिवन एक्सेप्शन. अदरवाइज इट्स अ वेरी सीरियस साइकोलॉजिकल. ये सब ना, आपने वो मूवी देखी डर, शाहरुख खान और जूही चावला वाली, दैट इज अ परफेक्ट केस ऑफ स्टॉकिंग. वो जो जिल्टेड लवर, ऑब्सेसिव लवर होता है वो उसका, वो स्टॉकिंग है. तो उसमें वो सिर्फ हर टाइम उसका पीछा नहीं कर रहा होता, उसको बार बार फोन करके भी वो स्टॉक करता है. तो ये किसी को बहुत दहशत में डाल सकता है. रियली इट्स अ वेरी सीरियस. पीपल कैन बी वेरी वेरी वियर्ड व्हेन दे आर स्टॉकर्स. यूएस में तो ये बड़ी कॉमन चीज है. अभी मैं पढ़ रही थी किसी एक्ट्रेस का, किसी सिंगर का, आई, ऐसी कोई सिंगर है या मैं अज्यूम कर रही हूँ, एरियन ग्रैंड, इज अ सिंगर. उसके घर में 190 टाइम्स दिस पर्सन ट्राइड टू ब्रेक इन, एंड देन ही वाज कॉट. तो स्टॉकर था वो भी उसका. तो दैट इज आल्सो स्टॉकिंग. बट ये सेक्सुअल क्राइम नहीं है प्योरली. ये सेक्सुअल ऑफेंसेस में पढ़ाया जाता है, बट ये सच में सिर्फ सेक्सुअल क्राइम नहीं है, इसके और भी पर्पसेस. फैंस के ऊपर कार्तिक आर्यन ने भी किसी के ऊपर स्टॉकिंग का केस फाइल, कार्तिक आर्यन नहीं, कार्तिक आर्यन तो कर नहीं सकता क्योंकि इज अ मेल. कोई और फीमेल शायद,
कायरा अडवाणी ने भी किसी के ऊपर केस फाइल किया था कि वो स्टॉकिंग, शी वाज बीइंग स्टॉक्ड बाय समबडी। तो ये चौथा क्राइम है जो ऐड हुआ है। ये 4 क्राइम्स ऐड हुए हैं। पहले 3 थे, इंसल्टिंग मॉडेस्टी, आउटरेजिंग मॉडेस्टी एंड रेप। अब 4 और आ गए हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट, डिस्टर्बिंग, वॉयरिज्म एंड स्टॉकिंग। टोटल अब हमारे पास कितने सेक्सुअल ऑफेंसेस हो गए हैं? 7। There is one more thing I want to tell you in that broad picture. Please listen to it carefully. And then once we'll be done with overview of all the offenses, and we'll be in a position to start each offense in detail. And that is what I want to tell you is insulting modesty, outraging modesty, rape, sexual harassment, disturbing, voyeurism, stalking. ये जो 7 ऑफेंसेस हैं स्टूडेंट्स आईपीसी में, सेक्सुअल ऑफेंसेस या बीएनएस में, अब ये सारे ऑफेंसेस जेंडर स्पेसिफिक है। All these 7 sexual offenses under IPC are gender specific, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल विक्टिम हो सकती, नेवर एवर अ मेल। ये सातों के सातों सेक्सुअल ऑफेंसेस की कंप्लेंट सिर्फ एक फीमेल फाइल कर सकती है इंडिया में, कोई भी मेल नहीं फाइल कर सकता। लिटरली मेल्स की भी स्टॉकिंग हो सकती है, लिटरली मेल्स के साथ भी वॉयरिज्म हो सकता है, मेल्स की भी डिस्रोबिंग हो सकती है, उनकी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकती है। एक बार को मेल्स के साथ रेप नहीं हो सकता, आपको बताऊंगी आगे जाके। फिजिकल ऑफेंस है, मुश्किल है मेल्स के साथ करना। मे बी मेल्स की उतनी मॉडेस्टी आउटरेज ना हो, मे बी मेल्स की उतनी मॉडेस्टी इंसल्ट ना हो, but definitely they can be stalked, they can be put to voyeurism and other things also. But unfortunately इंडिया में सारे सेक्सुअल क्राइम्स आईपीसी में जेंडर स्पेसिफिक है। सिर्फ और सिर्फ एक लड़की इन 7 ऑफेंसेस का केस फाइल कर सकती है, कभी भी लड़का नहीं कर सकता। ठीक है, एंड ऑफ द स्टोरी। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। मैम छोटे लड़कों के साथ अगर हो रहा है उसके लिए पॉक्सो पढ़ाऊंगी आपको, पॉक्सो में कुछ है उसके लिए, बट आईपीसी और बीएनएस इज कंप्लीटली जेंडर स्पेसिफिक। ओनली अ फीमेल कैन बी विक्टिम ऑफ दिस सेक्सुअल क्राइम। आर यू क्लियर? पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बताओ। मैम आफ्टर ब्रेकअप अ बॉय इज स्टिल ट्राइंग टू फोर्स रिलेशनशिप, विल ही बी लायबल अंडर दिस सेक्शन? देखो एक दो बार अगर मैसेज कर दिया प्लीज कम बैक टू मी, ये सब स्टॉकिंग नहीं है। बट लड़की क्लियरली बोल चुकी है शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप। वो कोई प्यार वाला रूट के नहीं बैठी हुई है, वो सीरियसली बोल चुकी है, और वो फिर भी उसके पीछे पड़ जाए, देन इट कैन बी स्टॉकिंग। ओके, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी, आर यू ऑल गुड टिल? मैंने आपको एक बार 7 ऑफेंसेस की आउटलाइन दे दी है। मैंने आपको ये बात आउटसेट पे क्लियर कर दी है, सारे के सारे जेंडर स्पेसिफिक है। विक्टिम सिर्फ और सिर्फ एक लड़की हो सकती है। ऑफेंडर लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, वो बाद में बताऊंगी आपको। और वैसे तो मुझे आपको आगे जाके बताना है, बट एक और बात बता रही हूँ। अब निर्भया केस के बाद 2013 के बाद ये सारे के सारे ऑफेंसेस बन गए हैं कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मतलब सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस में क्या दर्ज होगी? पहले कुछ नॉन कॉग्निजेबल थे, मतलब एनसीआर फाइल होती थी, बट बस मैंने पासिंग रेफरेंस में बता दिया। वैसे मैं सीआरपीसी और एविडेंस सारा बताऊंगी, लाइट प्रोविजंस, बट अभी के लिए आपको बता रही हूँ सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस निर्भया के बाद बन गए हैं कॉग्निजेबल, मतलब सब में एफआईआर दर्ज हो।
और सजा भी है अगर पुलिस ऑफिसर्स एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे या कोई डॉक्टर रेप विक्टिम वगैरह का ट्रीटमेंट नहीं करेगा, उसके लिए सजा भी 6 महीने की। वो भी सब आगे पढ़ोगे। बट can I consider everybody is good with a broad picture of sexual offenses, right? So I'm ending the class here. I'll be meeting you in part 2 of the class. So online students, आप लोग नई class join करना and I'll be coming to details of different. Thank you very much.